हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने एक नया चैप्टर लेकर आई हूँ और ये चैप्टर का नाम है, ये चैप्टर जो है वो क्यूरियोसिटी की सीरीज़ का एक दूसरा पार्ट है, जिसे हम लोग चैप्टर नंबर 10 कहते हैं। और इसका चैप्टर का नाम है लिविंग क्रिएचर एक्सप्लोरिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। लिविंग क्रिएचर क्या होता है और उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो सारी चीज़ें वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बोला गया है कि आयुष और अवधि जो है ये मॉर्निंग वॉक पे गए हैं अपने पेरेंट के साथ। ठीक है, अवधि नोटिस करती है कि कुछ शेल्स जो है वो ट्राई कर रहे हैं पेड़ पे चढ़ने के लिए, और वो उनको क्या करती है, उठा लेती है हाथ में। उनकी मदर उनको एडवाइस करती है कि ऐसा मत करो, उनके जो सेल हैं वो उनके लिए क्या है, होम हो सकते हैं। और ये जो लिविंग सेल है, ये मेनली ये जो स्नेल है ये एक एक्चुअली पार्ट है उनके बॉडी का। मतलब ये जो स्नेल है इसका ये जो शेल है ये मे भी इसका होम हो सकता है, ये इसके अंदर जाके रहता हो, और यही एक इसका एक बॉडी का पार्ट है। अवधि एंड आयुष बहुत ही ज़्यादा वंडर हो गए, यानी कि आश्चर्यचकित हो गए कि कैसे ये मूव कर रहे हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, और ये कैसे इतने छोटे से सेल में अंदर चले जाते हैं। लेटर दैट डेज इन स्कूल, उसी के दिन स्कूल में अवधि और आयुष जो है ये इंसिडेंट अपने फ्रेंड को बताते हैं और वो टीचर के पास जाते हैं। ये सेल मतलब ये जानने के लिए कि शेल जो है वो मूव नहीं करता है, लेकिन फिर भी इसके बॉडी के पार्ट जो है वो कैसे उसके अंदर रह के जिंदा रहते हैं। जो टीचर है वो एक डिस्कशन करती है अपने क्लास में लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के बीच में। नेक्स्ट आपको बोला गया है 10.1 एक्टिविटी दिया कि लेट अस रिकॉर्ड। चले रिकॉर्ड करते हैं। वी आर सराउंडिंग विद द न्यूमरस थिंग। हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे चीज़ें हैं, आपको उसके अराउंड देखना है, और यू हैव टू फाइंड द एग्जाम्पल सच एज पेंसिल दैट यू होल्ड, ठीक है, बुक जो आप पढ़ते हो, पिजन्स जो आपकी विंडो के पास है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है टेबल नंबर 10.1 में कि कौन सा लिविंग है और कौन सा नॉन लिविंग है ऑन द बेसिस ऑफ कॉलम 2 एंड 3। ठीक, पेंसिल की अगर बात करें तो ये नॉन लिविंग थिंग है। मेरा गैस है कि ये नॉन लिविंग थिंग है। रीजन क्या है? बिकॉज इट कैनॉट मूव। ठीक, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सेम होगा, राइट। उसके बाद बोला गया है रीजन रिमार्क फॉर द करेक्ट आंसर। क्या रीजन रिमार्क है? करेक्ट आंसर रीजन रिमार्क। क्या रीजन हो सकता है? इट इज़ वाई इट इज़ नॉन लिविंग? इट इज़ नॉट मूवेबल। Yes, correct answer. You need to apply force on it. ठीक है, ये आपको लिखना है। क्या करेक्ट है, मतलब क्या सही है? रीजन रिमार्क द करेक्ट आंसर। यस, रीजन या रिमार्क इन दोनों में से, रीजन या फिर रिमार्क इन दोनों में से कौन सा करेक्ट आंसर है? तो दोनों ही आपका करेक्ट है। बुक क्या है? नॉन लिविंग, नॉट मूवेबल, यही सेम चीज़। ठीक है, लिविंग, मूवेबल, करेक्ट आंसर क्या होगा? यस, इट इज़ लिविंग। ठीक है, और यहाँ पर ऐसे करेक्ट कर देना। ठीक है, कार जो है वो नॉन लिविंग, प्लांट इसमें ये नॉन लिविंग, लिविंग, नॉन लिविंग, प्लांट लिविंग, any other? You can take the example of pen. Not pen, take the example of bag or desk. Non-living. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट, what sets are the living part of the from the non-living? अब क्या ऐसी चीज़ें हैं जो बताता है कि कौन सा लिविंग है और कौन सा नॉन लिविंग है? अगर आप ऊपर देखोगे 10.1 एक्टिविटी में, आप देखोगे कि पेंसिल जो है वो नॉन लिविंग है, जबकि पिजन जो है वो क्या है, वो लिविंग है। और दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? दोनों के बीच में डिफरेंस है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में क्या डिफरेंस है आपके अकॉर्डिंग के हिसाब से? व्हाट आर द सिमिलर आइडेंटिफाई लिविंग बीइंग शेयर विथ ईच अदर? सबसे पहली बात कि यहाँ से यहाँ तक जो क्वेश्चन बोला गया है
Why do you think pencil are non-living and pigeons are living? Because pencil cannot move on itself. Pencil cannot move by its own, whereas pigeon do. ठीक है, pigeon do. What do you think are the different things of between the living and non living thing according to you? क्या तुम्हें लगता है लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग में क्या डिफरेंस है? मेनली डिफरेंस है हाइट, ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ, ठीक, ये डिफरेंसेस हो सकते हैं। ये इसका आंसर हो गया नीचे वाले का। नेक्स्ट इज व्हाट सिमिलर डू द आइडेंटिफाइड लिविंग बीइंग शेयर विथ ईच अदर? अब क्या ऐसी आइडेंटिटी है जो लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं? मतलब शेयर इन द सेंस, मतलब बोल सकते हैं हम कि हम बता सकते हैं कि दोनों में सेम है। तो ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। यू मे हैव आइडेंटिफाई मोमेंट एज वन ऑफ द सिमिलर अमंग द लिविंग बींग। यू हैव ऑल्सो सीन द कार मूविंग ऑन द रोड। आपने देखा होगा कि कार जो है वो मूव कर रही है। डज इट मीन इट्स लिविंग? नो, इट इज़ नॉट लिविंग, ठीक है। लिस्ट द टास्क दैट यू कैन डू बट कार कैन नॉट। अब तुम बताओ कि ऐसा कौन सा ऐसा टास्क है जो कार तुम कर सकते हो बट कार नहीं कर सकता है। डू यू वंडरफुल एग्जाम्पल, यू आर अ वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ लिविंग बींग। तुम जो है वो एक लिविंग बींग के बहुत अच्छे एग्जाम्पल हो। ओब्वियसली आप लिविंग बींग हो, आप सांस ले रहे हो ना। यस, यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो, यहाँ पर जो आपने लिखा है मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड रेस्पिरेशन, ठीक है, तो ये भी हो सकता है। ओके, तो आप एक बेस्ट एग्जाम्पल हो लिविंग बींग की। क्या आप लिविंग बींग हो? आपको लगता है कि यू आर लिविंग बींग? हाँ, मुझे नहीं लगता। पूछे कि नहीं पूछे? तो आप लोग लिविंग बींग हो। क्यों? क्योंकि आपके पास कुछ प्रॉपर्टी है जो नॉन लिविंग बींग के अकॉर्डिंगली आपके पास ज़्यादा आप अच्छा कर सकते हो, ठीक। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए जो नॉन लिविंग बींग है वो सांस नहीं लेते, हाइट नहीं ग्रो होती है उनकी, खुद से मूव नहीं करते, जबकि लिविंग ऑर्गेनिज्म उनकी हाइट बढ़ती है, सांस लेते हो, रेस्पिरेशन करते हो, मूव करते हो खुद से एक जगह से दूसरी जगह। सांस लेते हो ना, सांस अगर नहीं लोगे तो जिंदा कैसे रहोगे? यस, दैट इज़ रेस्पिरेशन। तो और इनहेलेशन, एक्सहेलेशन वो तो ज़रूरी है, ठीक। Whenever you attempt the group to things around you, living and non-living, you can compare them with yourself. अगर तुम कह रहे हो कि ग्रुप ऑफ थिंग है जो लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग को एक दूसरे से सेग्रीगेट करता है, तो ऐसा कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग को सेग्रीगेट करता है? फॉर इंस्टेंस, द कार डजंट ग्रो। डज इट मीन इट्स नॉन लिविंग थिंग? यस, कार जो है वो बड़ा नहीं होगा, इसीलिए हम उसे क्या कहेंगे? लिविंग बीइंग कहेंगे। नाउ विच कैरेक्टरिस्टिक्स हैव यू यूज्ड टू क्लासीफाई द कार इज नॉन लिविंग बीइंग? इट वुड नॉट रेस्पायर, ठीक है, तो ये उसका आंसर। विच कैरेक्टरिस्टिक्स हैव यू सीन टू क्लासीफाई द कार एज अ नॉन लिविंग? अब ऐसा कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है जिस पर आप बता सकते हो कि कार जो है वो क्या है? नॉन लिविंग बीइंग है। तो वो है इट कुड नॉट रेस्पायर, ठीक है। कंटिन्यू डिस्कशन इन द सिमिलर वे टू आइडेंटिफाई द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग। चलिए लिविंग बीइंग के कुछ एसेंशियल कैरेक्टर्स जानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कुछ ऐसे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग बीइंग को जो डिफरेंट बनाते हैं नॉन लिविंग बीइंग से। तो चलिए अब उसके बारे में पढ़ते हैं। तो हम कैन वी कंसिडर मूवमेंट ऑफ वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स टू द डिफरेंशिएट बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिस्ट 5 थिंग्स दैट अराउंड यू दैट कैन मूव ऑन देयर ओन। अब तुम्हें क्या बोला गया है कि अब तुम्हें कुछ डिफरेंस बिटवीन लिखना है,
कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के डिफरेंस बिटवीन लिखना है लिविंग एंड नॉन लिविंग बीइंग के। कैरेक्टरिस्टिक्स टू डिफरेंशिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग बीइंग, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो ऐसे, लिविंग, नॉन लिविंग, लिविंग की बात करें, रेस्पिरेशन, नॉट रेस्पायर। ग्रोथ, नो ग्रोथ। मूवमेंट, नो मूवमेंट। Do you think that all 5 things have listed to be considered as a living being because they move their own? क्या आप बता सकते हो कि जो भी आपने लिखा है, क्या आप इसी के बेस पे बता सकते हो कि कौन सा लिविंग है और कौन सा नहीं लिविंग है? क्योंकि लिविंग जो है वो क्या करता है, खुद से मूव करता है, तो यस। ठीक है, डू यू थिंक all 5 things that you have listed can be considered as living जस्ट बिकॉज दे कैन मूव देयर ओन? क्या तुम ये बता सकते हो कि जो 5 चीज़ें लिखी, आपने 3 चीज़ें लिखी हैं, तो क्या आप बता सकते हो कि जो मूवमेंट है वो सिर्फ लिविंग बीइंग ही करता है, और क्या मूवमेंट की वजह से आप उसको लिविंग बीइंग कह रहे हो? हाउएवर लाइक एलिमेंट प्लांट्स डू नॉट मूव फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, डू दे कंसिडर एज दम लिविंग? अब बोला क्या गया है, एनिमल जैसे मूव करता है वैसे प्लांट तो मूव नहीं करता है ना। जैसे एनिमल मूव करता है वैसे ही प्लांट तो मूव नहीं करता एक जगह से दूसरी जगह, तो क्या आप उसको लिविंग में बोलोगे? तो यस, इट इज़ अ लिविंग बीइंग। अब हम ये क्यों होता है, क्योंकि हम आगे पढ़ते हैं। इवन दो प्लांट डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दे शो दैट द सर्टेन टाइप ऑफ मूवमेंट। वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ टाइप के मूवमेंट्स जो है वो दिखाए जाते हैं, वो कुछ मूवमेंट दिखाते हैं। जैसे ओपनिंग ऑफ द फ्लावर, एग्जाम्पल मूवमेंट ऑफ द प्लांट। ठीक है, फ्लावर का ओपनिंग होना जिसे हम लोग एक मूवमेंट ऑफ द प्लांट कहते हैं। अनदर एग्जाम्पल ऑफ मूवमेंट ऑफ प्लांट इज इंसेक्टिवरस प्लांट। जो इंसेक्टिवरस प्लांट होते हैं वो मूवमेंट दिखाते हैं। इंसेक्टिवरस प्लांट जो होते हैं वो इंसेक्ट पे भी डिपेंड होते हैं। इंसेक्ट बोला है ना, तो इंसेक्ट का मतलब होता है ऐसे लिविंग और ऐसे प्लांट जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग और इंसेक्ट के ऊपर डिपेंड रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वहाँ से न्यूट्रिशन मिलता है। ठीक, तो यहाँ पर सपोज कि इंसेक्ट आके बैठ गया तो वो क्या करेगा, अंदर उसको गेन कर लेता है। तो ये न्यूट्रिशंस रिच प्लांट होते हैं, इन्हें न्यूट्रिशन सिर्फ और सिर्फ इंसेक्ट से ही मिलता है। ठीक है, डॉर्सेरा इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवरस प्लांट। डॉर्सेरा जो है वो क्या है, वो एक एग्जाम्पल है इंसेक्टिवरस प्लांट के। डॉर्सेरा इज अ फीचर ऑफ द सॉसर शेप लीफ हैविंग मेनी हेयर लाइक प्रोजेक्शन, अनइक्वल लेंथ एंड स्टिकी। बोला गया है कि डॉर्सेरा जो है इसके ऊपर बहुत हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहता है, और कौन से शेप का है, इट इज़ सॉसर शेप लीफ। ठीक है, इसके पास सॉसर शेप लीफ होता है। तो ये आप लोग ना मार्क करके रखिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे सॉसर हेयर, ठीक है, सॉसर शेप होता है, सॉसर शेप लीव, उनके पास सॉसर शेप लीव्स होते हैं जिनमें बहुत सारे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस रहते हैं। हेयर लाइक प्रोजेक्शन मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं, इसे हम लोग स्ट्रक्चर, ठीक है, इस स्ट्रक्चर जैसे रहते हैं जो कि अनइक्वल लेंथ के रहेंगे, मतलब जिसका कोई भी इक्वल लेंथ नहीं है, सभी अलग अलग लेंथ के होंगे। और इसके पास जो है वो क्या है, स्टिकी एंड है। स्टिकी एंड का मतलब हो जाता है चिपचिपा हेयर रहता है। जब भी कोई इंसेक्ट इस सॉसर हेयर से अंदर जाता है तो ये उसको ट्रैप कर लेता है उसके स्टिकी एंड से। ठीक है, जैसे ही वो यहाँ से अंदर एंटर करेगा तो यहाँ पर जो उसकी स्टिकी हेयर है वो सब क्या कर लेंगे, उसको ट्रैप कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर बोला है मैकेनिज्म ऑफ द मूवमेंट ऑफ द इंसेक्टिवरस प्लांट, और यही जो है वो मैकेनिज्म आपको ऑब्जर्व करना है। प्लांट ऑल्सो विंड देमसेल्फ अराउंड एनी ऑब्जेक्ट प्लेस क्लोज टू देम। जो क्लाइंबर्स ऑल्सो वाइंड देमसेल्फ अराउंड एनी ऑब्जेक्ट प्लेस, जैसे कोई क्लाइंबर्स होता है तो क्लाइंबर्स के अराउंड अगर कोई स्टेट है तो वो क्या कर लेगा, वो उसके सराउंड में घूम
जाएगा, यानी कि उसको लपेट लेगा, तो वो भी क्लोज है, वो भी एक तरीके का मूवमेंट है। इसका मतलब है दिस मीन्स दैट इवन दो प्लांट डू नॉट मूव फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर, दिस शो सम मूवमेंट। हाँ, अलग ये बात अलग है कि प्लांट जो है जब वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करता है, लेकिन फिर भी वो कुछ कुछ तरीके का मूवमेंट जो है वो दिखाता है। ना कंपेयर योर चाइल्डहुड विथ योर चाइल्डहुड पिक्चर। अब आपको खुद को कंपेयर करना है आपके चाइल्डहुड पिक्चर से। तो क्या तुम देखोगे, क्या तुम जो छोटे बच्चों में कपड़े पहनते थे क्या अब आप पहन सकते हो? तो इसका आंसर है नो। क्यों? क्योंकि अब आपकी जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो गई है, यानी कि आप बढ़ गए हो। किसकी वजह से? ग्रोथ की वजह से, क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो ग्रो कर गई है। सेम तरीके से प्लांट और अदर लिविंग बीइंग जो है वो भी ग्रो करते हैं। कैन वी कंसिडर द ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग? क्या हम लिविंग बीइंग का जो ग्रोथ है उसको एक कैरेक्टरिस्टिक्स ले सकते हैं? तो इसका आंसर है यस। ठीक है, यस। लिविंग बीइंग नीड फूड फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यस, उसके आगे हम यहाँ से लिखेंगे लिविंग बीइंग जो है वो क्या है? लिविंग बीइंग जो है उनको बढ़ने के लिए क्या चाहिए? फूड चाहिए, जिसमें अदर न्यूट्रिशन हो, जो उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हो सकते हैं। लीस्ट 5 लिविंग बीइंग दैट रिक्वायर्ड फूड टू ग्रोथ। अब ऐसे कौन कौन से फूड हैं जिसकी वजह से जो ह्यूमन बीइंग है या जो लिविंग बीइंग है वो ग्रो हो सकते हैं? तो है प्रोटीन, फैट, मिनरल, फूड बोला है ना, वो तो फूड बोला है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो दाल, और यू कैन से पल्सेस, फिर उसके बाद कॉर्नफ्लावर, राइस, मीट, फिश, मिल्क। These are the requirement for the living being to grow. ठीक है। Now you think the process without which we cannot live. अब तुम्हें क्या पता है कि अब ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसकी वजह से हम 5 मिनट या 1 मिनट या 2 मिनट से भी ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकते हैं? तो काउंट द नंबर यू ब्रीथ इन पर मिनट आफ्टर द नॉर्मल वर्क। अब आपको चलना है और फिर आपको नॉर्मल जो आपका सांस लेने की गति है उसको नापना है। ठीक है, फिर आपको भागना है, फिर से नापना है। ठीक है, यानी कि आप थोड़ी दूर चलो, रुक जाओ, फिर आप काउंट करो कि 1 मिनट में आप कितनी बार सांस ले रहे हो, फिर आप भागो, फिर उसके बाद रुक जाओ और फिर आप सांस लो कि कितना टाइम ले रहे हो सांस लेने में, 1 मिनट में। ठीक है, फिर आप क्या करो, फिर आप कुछ डांस करो, कुछ डांस के स्टेप्स करो, और डांस के स्टेप्स करने के बाद आप रुको और फिर आप ऑब्ज़र्व करो कि आप कितनी बार सांस ले रहे हो। क्या तुम्हें कोई डिफरेंसेस मिलेगा? तो उसमें हाँ मिलेगा। आप देखोगे कि जो प्रोसेस है ब्रीदिंग का, जैसे डॉग, कैट्स, एनिमल, काउ, बफेलो, डू यू नोटिस द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग ऑफ द एनिमल्स? क्या तुमने देखा है कि काउ, बफेलो, गोट, कैट ये भी सांस लेते हैं? नोटिस द मोमेंट ऑफ देयर एब्डोमेन वाइल दे आर टेकिंग रेस्ट। वो जब रेस्ट किए रहते हैं तब उनके एब्डोमेन को देखो, तो उनका एब्डोमेन आपको एक्सपांड और रिलैक्स करता हुआ मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है डू यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द नंबर ऑफ द सिचुएशन? तो इसका आंसर है यस। एज द एक्टिविटी इंक्रीजेस number of breathing also increases. Yes. तो ये प्रोसेस जो है वो हम क्या कहते हैं? ब्रीदिंग। ठीक है, प्रोसेस ब्रीदिंग में क्या प्रोसेस होता है? इसमें हम इनहेल करते हैं एयर को जो हमारे बॉडी के अंदर आता है, और फिर वही एयर हमारे की बॉडी के बाहर आता है। व्हेन वी ब्रीथ आउट, जब हम बाहर सांस को छोड़ते हैं, एयर जो है वो हमारी बॉडी से बाहर आता है। ब्रीदिंग एक पार्ट है हमारी बॉडी का उसको हम लोग प्रोसेस कहते हैं रेस्पिरेशन। बोला गया है व्हेन द ब्रीथ आउट द एयर मूव फ्रॉम इनसाइड टू आवर बॉडी टू आउटसाइड। ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ आवर रेस्पिरेशन। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आपसे पूछा जाएगा डिफाइन रेस्पिरेशन
और एक और क्वेश्चन, व्हाट इज रेस्पिरेशन? क्या है रेस्पिरेशन? जब हम इनहेल करते हैं तो बाहर से जो एयर है वो हमारे बॉडी के अंदर जाता है, और जब हम एक्सहेल करते हैं, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन का मतलब सांस लेना और इसे ही हम लोग इनहेल भी कहते हैं। ब्रीथ आउट का मतलब एक्सहेल करना, यानी कि जो एयर है वो हमारी बॉडी से बाहर आता है। इस प्रोसेस को हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं। क्या प्लांट भी रिस्पायर करते हैं? यहाँ पर एग्जाम्पल पूछा गया है, डू प्लांट ऑल्सो रिस्पायर? तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया कि डू प्लांट ऑल्सो रिस्पायर, ये आपको लिखना है। उसका आंसर है यहाँ पर दे हैव अ टाइनी पोर। यहाँ पर अगर आप प्लांट के पत्ते देखोगे, ठीक है, प्लांट के पत्ते पे छोटे छोटे होल्स रहते हैं, ठीक है, इस होल्स को हम लोग कहते हैं स्टोमाटा, ठीक है, स्टोमाटा। अब प्लांट जो है वो कहाँ से, प्लांट के पास टाइनी पोर्स, जैसे हमारे पास नोज़ है ना, इसमें छोटे छोटे 2 होल हैं, वैसे ही प्लांट के पास जो लीव होती है उसमें भी छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट रहते हैं, और इस होल्स को हम लोग कहते हैं स्टोमाटा, ठीक है। अब ये जो स्टोमाटा है ये सरफेस ऑफ लीफ पे रहता है, यानी कि सरफेस, ये जो लीफ है इसके सरफेस पे रहता है। ये जो पोर रहता है वो हेल्प करता है एयर को बाहर से प्लांट के अंदर जाने का, और एयर को अंदर से, यानी कि प्लांट के अंदर से बाहर आने का, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है वो हेल्प करता है। देयर आर द टाइनी पोर ऑन द स्टोमाटा ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ। वो टाइनी पोर्स है जो स्टोमाटा में है, जो स्टोमाटा है जिसे हम लोग टाइनी पोर्स कहते हैं, और टाइनी पोर्स को ही हम स्टोमाटा कहते हैं, और ये स्टोमाटा लीफ के सरफेस पे होता है। ये जो टाइनी पोर्स होता है ये हेल्प करता है प्लांट को एयर को इन करने के लिए और एयर को आउट करने के लिए। आपको बोला गया है कि आप सीनियर क्लास स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करो और स्कूल से रिक्वेस्ट करो तो कि स्टोमाटा जो है वो आपको माइक्रोस्कोप के नीचे दिखाया जाए। और आपको यहाँ पर एक स्टेटमेंट बोला गया है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पायर। तो यह है उसका आंसर यस। अगर आपको ट्रू और फॉल्स में आएगा, डू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पायर, यस और नो, यानी कि ट्रू और फॉल्स, तो आप लिखोगे ट्रू, ठीक है, इट इज़ ट्रू। Have you noticed some patches, some white patches on your shirt around the armpit during the summer? क्या आप कभी जो ब्लैक कलर के कपड़े होते हैं उस, या ब्लैक कलर या डार्क कलर के क्लोथ जो होते हैं, अगर आप समर में पहनोगे तो वो क्या होता है, पसीने से पूरा भीग जाता है, स्वेटिंग से पूरी भीग जाती है, ठीक है। और जब आप पंखे के नीचे बैठोगे तो वो इवापोरेट होता है। जब वो पूरा इवापोरेट हो जाता है तो पसीने में क्या रहता है, जो स्वेट रहती है आपकी उसमें क्या रहता है, जो स्वेट रहती है उसमें रहता है आपका दैट इज सॉल्ट, ठीक है। क्या रहता है, वो आपका सॉल्ट रहता है, सॉल्ट रहता है, प्रोटीन्स भी रहते हैं। तो जितने भी वाटर है वो सब क्या हो जाता है, वो सब इवापोरेट हो जाता है, और बाकी जो सॉल्ट रहता है वो आपके शर्ट पे लगा ही रह जाता है, जिसे हम लोग वाइट पैचेस कहते हैं। ये आपको समर के दिन में देखने को मिलता है। वो जो वाइट पैचेस है वो क्या है, वो ड्यू टू स्वेट की वजह से बनता है। द वाइट पैचेस आर फॉर्म ड्यू टू स्वेट। ये जो वाइट पैचेस बना है किसकी वजह से बना है, स्वेटिंग की वजह से बना है। ये जो स्वेट होता है उसमें क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको कहा, देखो वाटर एंड सॉल्ट होता है जो हमारी बॉडी से बाहर निकलता है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। हमारी बॉडी में बहुत सारी चीज़ें हैं, हम सॉल्ट खाते हैं, पानी पीते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो वही जो वेस्ट बनता है हमारी बॉडी में, तो जब हम वर्कआउट कर रहे हैं या कुछ करते हैं तो वो पसीने के थ्रू, यानी कि स्वेटिंग के थ्रू एज अ वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी से बाहर आता है। और इसी रिमूवल को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, इसी रिमूवल को हम लोग एक्सक्रीशन प्रोसेस कहते हैं। यूरिन जो है ये भी एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमारी बॉडी के अंदर बनता है, और ये भी हमारी बॉडी से बाहर आता है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, और इसे हम लोग एक्सक्रीशन कहते हैं। डू यू नो द प्लांट दैट प्लांट ऑल्सो एक्सक्रीट? क्या तुम्हें पता है कि प्लांट भी एक्सक्रीट करते हैं ह्यूमन बींग की तरह, ठीक है। आपने कभी कभी देखा होगा कि प्लांट के ऊपर कभी कभी बहुत ही ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में पानी रहता है। ये जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है, मिनरल्स हैं, ये स्मॉल ड्रॉपलेट में लीफ के ऊपर रहता है। यू मे नोटिस द प्लांट एक्सक्रीट एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, मिनरल एंड मिनरल टू फ्रॉम देयर ड्रॉपलेट्स ऑफ द लीफ। मतलब जो छोटे छोटे पोर्स हैं वहाँ से वो
वाटर और जो मिनरल है वो उस ड्रॉपलेट से बाहर निकालते हैं अपने लीफ से, जिससे फॉर एग्जांपल के लिए ग्रासेस और रोजेस ये रहते हैं, उसके पत्तों पे आपको दिखेगा कैसे छोटे छोटी बूंदें पड़ी हुई है। और इसी को हम लोग एक्सक्रीशन कहते हैं और इसी को हम लोग एक्सक्रीट कहते हैं। तो सभी ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट करते हैं, तो यस, सभी ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, लेट अस लुक द अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स। चलिए अब अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं जो कि अनएक्सेप्शनली है। ठीक है, जो है शार्प ऑब्जेक्ट सच एज थॉर्न। बोला गया है unexceptionally step on the sharp object towards thorn. While walking without shoes, you are accidentally touch a hot cup of tea. क्या बोला गया है? चल सपोज कर कि आप चल रहे हो, ठीक, आप क्या कर रहे हो? चल रहे हो और आपको पता नहीं है कि उसके ऊपर कांटे। जब आप चल रहे हो तो एक्सीडेंटली क्या हुआ, वो थॉर्न्स जो है वो आपके पैर में चुभ गए। ठीक, क्या हुआ, वो थॉर्न्स जो है वो आपके पैर में चुभ गए। अब वो थॉर्न्स जो है, क्योंकि आप विदाउट चप्पल के चल रहे थे, तो ऑब्वियसली वो आपको चुभेंगे, दर्द होगा, इंसिडेंटली दर्द होगा, यानी कि तुरंत दर्द होगा। ठीक है, नेक्स्ट बोला क्या है कि सपोज़ कि आपके हाथ में एक कप ऑफ चाय है और वो चाय जो है वो आपके ऊपर गिर गई, तो क्या होगा? अब आपको बोला गया है कि जब आप थॉर्न्स के पास जा रहे हो, यानी कि जब आप कांटे पे पैर रख दोगे या फिर आप कोई हॉट ऑब्जेक्ट टच करोगे, तो इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से आपको स्टिमुलस मिलेगा। व्हाट इज स्टिमुलस? स्टिमुलस का मतलब हो गया सिग्नल। ठीक है, जो आपकी बॉडी सेंड करेगी आपके ब्रेन को। कोई भी चीज़ या कोई भी इवेंट जो हो रही है लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ और वो प्रॉम्प्ट करती है कि ये सारी चीज़ें हो रही है, इसे हम लोग स्टिमुलस कहते हैं, मतलब सिग्नल। ठीक है, एक तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हो, आपके हाथ में पेन है, पेंसिल है, सपोज अचानक से आपको चुभ गई, तो कैसे पता चलेगा आपको चुभ गई? क्योंकि वहाँ पर नर्वस सिस्टम है, तभी आपको पता चलेगा कि वो पेन या पेंसिल जो है वो आपको चुभ गई। तो वो किसकी वजह से होता है कि वो सिग्नल भेजा जाता है हमारे सेल्स के द्वारा हमारे ब्रेन तक, भैया हमें तो कुछ चुभा है, और उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? स्टिमुलस कहते हैं। यस, नेक्स्ट बोला गया है लिस्ट 3 स्टिमुलस दैट योर बॉडी इंस्टेंट रिस्पॉन्स टू दैम। स्टिमुलस में आप तुरंत रिस्पॉन्स करते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए थॉर्न्स चुभ गया, तो आप तुरंत देखोगे ना कि थॉर्न्स चुभा है या नहीं चुभा है, राइट? हो सकता है सांप भी काट लिया हो, राइट? तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए आप तुरंत रिस्पॉन्स करो कि भैया आपको क्या हुआ है या क्या नहीं हुआ है, बुझे कि नहीं बुझे। तो ये आसान है, इतना भी हार्ड नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है व्हाट इज स्टिमुलस। यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज स्टिमुलस। तो उसका आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा एनीथिंग और इवेंट दैट प्रॉम्प्ट टू रिस्पॉन्स इज कॉल्ड एज स्टिमुलस। ठीक है, नेक्स्ट आता है डू प्लांट ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस। क्या प्लांट भी रिस्पॉन्स करते हैं स्टिमुलस में? तो इसका आंसर है यस। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या बोला गया है? प्लांट ऑल्सो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। प्लांट जो है वो भी रिस्पॉन्स करते हैं स्टिमुलाई के अगेंस्ट, यानी कि सिग्नल के अगेंस्ट। फॉर एग्जाम्पल टच मी नॉट वाले प्लांट, जिसे हम लोग मिमोसा और छुई मी कहते हैं, या लजौलू प्लांट कहते हैं, दैट इज़ अ यूपी वाला भाषा, दैट इज़ लजौलू प्लांट रहता है। ठीक, तो ये जो प्लांट है ये टच मी नॉट प्लांट कहते हैं इसको। जैसे ही आप इसको टच करोगे, तो जैसे फॉर एग्जांपल ये पत्ते ऐसे 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 खुले हुए हैं, तो जैसे आप इसको टच करोगे तो इसके पत्ते एक साथ चिपक जाएंगे, ठीक, इससे क्लोज हो जाएंगे। हैव यू ऑल्सो ऑब्जर्व द सर्टन प्लांट फूल देयर लिव ऑन द सनसेट। क्या आपने कभी देखा है कोई प्लांट जो है सनसेट होने के बाद अपने पंखुड़ियों को जो है वो मोड़ लेते हैं? स्पेशली कुछ ऐसे प्लांट्स जो होते हैं वो कभी कभी क्या करते हैं, स्पेसिफिकली द लीव्स ऑफ द सर्टन प्लांट फेसिंग ईच अदर टेंड्स टू कम क्लोज। यानी कि अगर ऐसे बुक जैसे अगर खुले हुए हैं तो वो क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं, बंद। This can be observed on the sleeping leaf of amla,
जिसे हम लोग इंडियन गूसबेरी कहते हैं, या आप वहाँ उसमें देख सकते हो, किस में देख सकते हो, स्लीपिंग लीफ में, जिसे हम लोग आंवला कहते हैं या गूसबेरी कहते हैं। तो इसके लीफ ऐसे ही रिस्पॉन्स करते हैं, जैसे ही दिन होती है इसके पत्ते जो है वो क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं, और जैसे ही रात होती है तो इसके पत्ते जो है वो एक दूसरे को क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, इसे ही हम लोग, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस करता है। कुछ और ऐसे प्लांट्स हैं जो अपने लीव्स को फोल्ड कर लेते हैं सनसेट के बाद। तो यहाँ पे बोला है फाइंड द फ्यू मोर प्लांट दैट योर नेबरहुड विच फोल्ड देयर लीव्स आफ्टर सनसेट। कौन से ऐसे फ्लावर हैं जो रात होते ही लीफ को जो है वो क्या कर लेते हैं, फोल्ड कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर मोर एग्जाम्पल बोला गया है आपको देना है, तो कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है। तो अगर हम लीव्स की बात करें जो सनसेट के बाद मुरझा जाते हैं, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अकाशिया एंड ऑक्सैलिस। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल यहाँ पर बनता है। वाई डू leaf of the chui mui and amla plant responds this way? Which stimulus could be responsible for their behavior? क्यों ऐसे चुई मुई प्लांट्स और जो आंवला प्लांट है वो ऐसे बिहेव करते हैं, और कौन सा ऐसा स्टिमुलस है जो उनको ये वियर्ड बिहेव करने के लिए रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, हैव यू एवर सीन द यंग कैट्स? क्या तुमने कभी यंग कैट्स देखा है, डॉग देखा है, एनिमल्स देखा है? क्या वो एक दूसरे से सेम दिखते हैं? तो बोला गया है लीस्ट यंग वंस 5 डिफरेंट एनिमल, और बोला गया है कि यंग वंस यानी कि बच्चों यानी कि बहुत एनिमल, अलग अलग एनिमल के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके बीच में आपको डिफरेंसेस लिखने हैं। हैव यू सीन यंग वंस ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स सच एज पेंसिल, चेयर एंड इलेक्ट्रिक बल्ब? क्या आपने कभी ऐसी चीज़ जो नॉन लिविंग बीइंग है इसके यंग वंस को देखा? यंग वंस मतलब उनके बच्चों को देखा है? तो इसका आंसर आएगा नो। ठीक है, और इसका बाद में बताती हूँ। ठीक है, पहले ये पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट, ऑल लिविंग बीइंग रिप्रोड्यूस। तो यहाँ यस, सभी लिविंग बीइंग जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू वंस ऑफ न्यू ओन काइंड, वन ओन काइंड। बोला गया है रिप्रोड्यूसिंग का मतलब होता है कि एक कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद के जैसा रिप्रोड्यूस कर रहा है, उसे हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यू आर बॉर्न फ्रॉम योर मदर एंड फादर। आप किसके थ्रू बॉर्न हुए हो? अपनी मम्मी और पापा के थ्रू, राइट? आपकी मम्मी किसके थ्रू बॉर्न हुई है? आपके नाना और नानी के थ्रू। आपके फादर किसके थ्रू बॉर्न हुए हैं? आपके दादा और दादी के थ्रू। तो दिस इज़ द कंडीशन वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। अब आप देखोगे कि आपके जो दादा दादी हैं उनके ही जैसे आपके पापा दिखते होंगे, राइट? या आपकी बुआ जो है वो दिखती होगी, 2 हाथ होंगे, 2 पैर होंगे, 2 नाक होगा, 2 कान, एक नाक होगा, 2 आँख होगा, 2 कान होगा, 1 मुंह होगा, राइट? अलग तो नहीं दिखते हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि डॉग की तरह दिखते हैं या फिर एलिफेंट की तरह, ऐसा तो नहीं है, सेम ही दिखते हैं। तो दैट इज़ द रिप्रोडक्शन, कि जो खुद के जैसा लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करे उसे ही हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। वाई रिप्रोडक्शन इज़ नेसेसरी? क्यों रिप्रोडक्शन नेसेसरी है? तो यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन बन जाता है कि आपको यहाँ पर पूछा जा सकता है वाई रिप्रोडक्शन इज़ नेसेसरी। तो ये आपका क्वेश्चन हुआ, और इट इज़ नेसेसरी फॉर कंटिन्यूटिंग ऑफ लाइफ। ये उसका आंसर है कि ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए ये ज़रूरी है। अगर हम बोलें कि लिविंग बीइंग, when living being do not able to exhibit all the above the mentioned characteristics despite the availability of all resources, food, water and resources need to be being alive is said to be a death। फिर बोला गया है कि जिंदा रहने के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी है? फूड, एयर एंड वाटर। अगर ये मिलने के बाद भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऊपर के कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो अप नहीं कर रही है, एक्सक्रीट नहीं कर रही है, ग्रोथ नहीं हो रहा है, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस नहीं कर रहा है, रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है, और इतने सब होने के बावजूद भी ये सब नहीं कर पा रहा है, तब हम उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को डेथ कंसीडर करेंगे।
ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन बन जाता है, व्हेन यू आर एबल टू से living being, living organism are dead। ठीक है, तो उसका आंसर आपका यहाँ से यहाँ तक मार्क कर लीजिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर से क्वेश्चंस आने वाले होते हैं क्योंकि अभी कभी जस्ट अपडेट ही हुआ है, तो ये इतना एसेंशियल है जो आपको ज़रूरी है ये सारी चीज़ें सीखने के लिए। बूझे कि नहीं बूझे, तो ये आपको बूझना ही पड़ेगा, चाहे आप सीधे तरीके से बूझे या उल्टे तरीके से बूझे। नेक्स्ट, ये सभी जो डिस्कशन हमने किया है, लिविंग के कुछ कॉमन कैरेक्टर्स है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मूवमेंट दिखाते हैं, इनको फूड चाहिए ग्रो करने के लिए, ये रिस्पायर करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस करते हैं और मर भी जाते हैं। तो अगर इनमें से कोई भी चीज़ एब्सेंट है तो हम बोल सकते हैं कि वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अगर कुछ ऐसा चीज़ है जो मोमेंट नहीं दिखा रही है, उनको फूड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो बढ़ नहीं रहे हैं, वो रिस्पायर नहीं कर रहे, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे, एक्सक्रीट नहीं कर रहे, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस नहीं कर रहे, तो हम कह सकते हैं कि वो डाई है, यानी कि वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, नाउ यू नो हाउ टू आइडेंटिफाई लिविंग बीइंग। अब तुम्हें पता है कि लिविंग बीइंग को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, नाउ देयर आर नेक्स्ट, इन विच कैटेगरी वुड यू प्लेस अ सीड, लिविंग और नॉन लिविंग। चलिए अब उसको एक्सप्लोर करते हैं कि जो सीड है वो लिविंग है या नॉन लिविंग बीइंग है। ठीक है, यस। एसेंशियल कंडीशन फॉर जर्मिनेशन, सबसे पहले तो हाउ सीड जर्मिनेट टू ऑब्जर्व सम ऑफ द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स इन प्लांट। अब कैसे जो सीड्स है वो जर्मिनेट होता है जिसकी वजह से हमें पता चल सके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो प्लांट के होते हैं। नेक्स्ट इज 10.2 एसेंशियल कंडीशन फॉर जर्मिनेशन ऑफ द सीड। क्या कौन कौन से एसेंशियल कंडीशन है जिसकी वजह से हम बता सकते हैं कि सीड जो है वो जर्मिनेट हो रहा है। हैव यू ऑब्जर्व द सीड इज जर्मिनेटिंग। क्या तुमने कभी ऑब्जर्व किया है सीड कैसे जर्मिनेट करता है। यू माइट हैव वंडर दैट द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन ऑफ द सीड। अब आप आश्चर्यचकित हो जाओगे ये जान के कि क्या क्या ऐसा कंडीशन है जिसकी वजह से सीड जो है वो जर्मिनेट होगा। व्हाट कंडीशन डू यू थिंक आर रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन ऑफ द सीड। अब कौन कौन से ऐसे कंडीशन है जिसकी वजह से आप बता सकते हो कि जो सीड्स है वो जर्मिनेट हुआ है। हाउ विल यू इन्वेस्टिगेशन वेदर हैव इफेक्ट ऑन द सीड्स ऑफ जर्मिनेशन ऑफ द सीड। और तुम कैसे बता सकते हो कि कौन कौन सा ऐसा कंडीशन है जिसके ऊपर सीड जर्मिनेशन का अफेक्ट होता है। लेट अस एक्सपेरिमेंट, चलिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। आपको एक आइडेंटिकल पॉट्स लेने हैं, कितने 4, ठीक है, और उसके अंदर गार्डन सॉइल डालना है और उसमें 4 बीज डालने हैं, किसके, हर एक बीन के। ठीक है, डालने के बाद आपको 15 दिन फॉलोअप करना है। पॉट ए में पानी नहीं देना है, ठीक है, और उसको डायरेक्ट सनलाइट में रख देना है। ठीक है, पॉट बी में बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी डाल देना है। ठीक है, प्रेजेंट ऑन द अबव द सॉइल, मतलब सॉइल के ऊपर तक पानी होना चाहिए। ठीक है, ये करना है आपको। ये वाटर जो है वो रेगुलर अमाउंट में डालते रहना है ताकि उसका पानी जो है वो कम ना हो, और पॉट को डायरेक्ट सनलाइट में रखना है। तीसरा, कीप द सॉइल इन दिस पॉट स्लाइटली मॉइस्ट बाय एडिंग मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर एंड रेगुलर बेसिस फिल द पॉट इन डार्क। अब आपको क्या करना है, सी में आपको पानी थोड़ा थोड़ा डालना है लेकिन उसको धूप में नहीं रखना है, छाँव में रखना है। ठीक, उसके बाद पॉट नंबर डी में बोला गया है आपको सॉइल जो है पॉट में वो स्लाइटली मॉइस्ट रखना है, मॉडरेट अमाउंट में वाटर डालना है रेगुलर बेसिस पे और उसको सनलाइट में रखना है। इंडिकेट द अवेलेबिलिटी ऑफ एयर, सनलाइट एंड द वाटर फ्रॉम द सीड्स टू ईच इन द केस। आपको एयर और वाटर, जो एयर वाटर सनलाइट सभी में इक्वली अमाउंट में रखना है। वाटर तो वेरी कर सकता है लेकिन सनलाइट और एयर होना चाहिए, सिर्फ थर्ड वाले में नहीं। When the seed turn into sprout, it's said to have germinated। जब सीड्स जो है वो स्प्राउट करने, यानी कि ऐसा जो ये सीड्स हैं ये जब बढ़ने लग जाए तब हम उसे स्प्राउट कहते हैं। अब आपको बताना है कि कौन से पॉट्स में जो सीड्स है वो अच्छी तरीके से डेवलप होगा या नहीं होगा। प्रिडिक्शन क्या होगा, सनलाइट की। तो चलिए, डायरेक्ट सनलाइट विदाउट वाटर,
सनलाइट दिया है, एयर दिया है, यस। सनलाइट दिया है, यस। वाटर दिया है, नो। प्रिडिक्शन, क्या सीड जर्मिनेट होगा? नो। ऑब्जर्वेशन, नो। ठीक है। पॉसिबल रीजन फॉर द ऑब्जर्वेशन, बिकॉज it require seeds because seeds require water too। ठीक है। इन डायरेक्ट सनलाइट एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, डायरेक्ट सनलाइट में रखा है और एक्सेस अमाउंट में वाटर दिया गया है, यस यस यस। ठीक। प्रिडिक्शन क्या है? नो नो, जनेगा ही नहीं, वो होगा ही नहीं, बिकॉज इट डज नॉट नीड excess amount of water। नेक्स्ट, इन कंप्लीट डार्क एंड मॉइस्ट सॉइल। मॉइस्ट सॉइल है मतलब पानी दिया है, सनलाइट है क्या? नहीं। एयर है क्या? यस। ठीक। प्रिडिक्शन क्या होगा? क्या प्लांट ग्रो करेगा? नो। तो यहाँ पर भी नो, बिकॉज इट रिक्वायर some amount of sunlight। okay, next, direct sunlight and moist soil, yes 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 yes। क्या सीड्स ग्रो होंगे? yes 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 yes। all criteria all fulfill। ठीक। नाउ नेक्स्ट, आपको ये रेगुलर ऑब्जर्व करना है 7 to 8 दिन पे, और जर्मिनेशन का स्टेटस चेक करना है। अब आपको कंपेयर करना है कि आपका प्रिडिक्शन क्या होगा और आपका ऑब्जर्वेशन क्या होगा। डू यू थिंक द सनलाइट इज नेसेसरी फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स? यस, सनलाइट इज नेसेसरी फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड। डू द सीड्स इन ऑल द पोट रिसीव एयर? यस। वाटर एंड सनलाइट? यस। ठीक है, चलिए थोड़ा सा पढ़ते हैं क्या बोला गया। इज देयर एनी पॉट इन विच द एयर डज नॉट अवेलेबल टू द सीड? क्या ऐसा कोई पॉट है जिसमें एयर अवेलेबल नहीं है पॉट में सीड्स के लिए? यस। इन पॉट नंबर 2, बिकॉज ऑफ, इन पॉट नंबर 2 इसका आंसर है यस, because of excess in pot number 2, because of excess amount of water which cut off the air supply। ठीक है। इफ सो वाई इट इज़ नॉट अवेलेबल, क्यों नहीं अवेलेबल है? तो उसका आंसर यहाँ पे दिया गया। वॉट हैपन टू द सीड इन द पॉट वेयर द वाटर प्रोवाइडेड इन एक्सेस अमाउंट? क्या होगा अगर आप पानी ज़्यादा क्वांटिटी में डालोगे तो क्या होगा उस सीड्स के साथ? विच सीड्स रिसीव बोथ एयर एंड वाटर? अब ऐसा कौन सा पॉट या सीड है जो उसको दोनों मिल रहा है, एयर भी मिल रहा है और वाटर भी मिल रहा है, दैट इज एयर एंड water। pot number 2, 3 and 4। identify the pot where you can notice the germination of seed। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से पॉट में सीड जर्मिनेशन होगा, 4th वाले में। ठीक है, इन 4th पॉट। डू यू ऑब्जर्व द मैच योर प्रिडिक्शन? क्या तुमने जो प्रिडिक्ट किया और जो तुम्हारा ऑब्जर्वेशन है क्या तुम्हारा वो सेम है? राइट द पॉसिबल रीजन। अब आपको रीजन लिखना है ऑन द टेबल में। बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन स्टेट द कंडीशन ऑफ द फेवरेबल फॉर सीड जर्मिनेशन। अब कंडीशन के बेस पे आप कैसे बोल सकते हो कि सीड जर्मिनेशन कौन से फेवरेबल कंडीशन में होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल फॉर द सीड जर्मिनेशन? क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो एसेंशियल है फॉर सीड जर्मिनेशन? एयर, वाटर एंड सनलाइट। ठीक
ठीक है। अब आपको ये कंपेयर करना है कि क्या हर एक पॉट में ये सारी कंडीशंस फुलफिल है। जर्मिनेशन ऑफ बीन सीड रिक्वायर द राइट अमाउंट ऑफ वाटर एंड एयर। अगर सीड को जर्मिनेशन होना है तो उसके लिए वाटर और एयर बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। वाई डू सीड्स रिक्वायर दिस कंडीशन फॉर जर्मिनेशन? क्यों ये सीड्स को रिक्वायर है जर्मिनेशन करने के लिए? डू यू थिंक दैट एब्सेंस ऑफ मोर देन वन कंडीशन विल अफेक्ट द सीड जर्मिनेशन? क्या तुम्हें लगता है कि एक या एक से ज़्यादा चीज़ अगर एब्सेंट है तो उसकी वजह से सीड जर्मिनेशन नहीं होगा? तो यस। डू यू वाई डू सीड्स रिक्वायर दिस कंडीशन फॉर जर्मिनेशन? क्यों सीड्स चाहिए रिक्वायर, क्यों सीड को ये सारा कंडीशन चाहिए जर्मिनेशन के लिए? बिकॉज इट इज मेक सीड बिकॉज इट मेक सीड एबल टू जर्मिनेट, ठीक है, क्योंकि वो सीड्स को अलाउ करते हैं जर्मिनेशन करने के लिए। लेट अस अंडरस्टैंड हाउ दिस कंडीशन हेल्प द फॉर सीड जर्मिनेशन। चलिए अब पढ़ते हैं कि कैसे ये कंडीशन जो है वो सीड्स को हेल्प करता है जर्मिनेशन करने के लिए। वाटर की अगर हम बात करें, सीड्स रिक्वायर वाटर फॉर जर्मिनेशन। वाटर जर्मिनेशन के लिए, सीड जर्मिनेशन के लिए वाटर चाहिए। यस, ये एग्जाम्पल, ये जो डायग्राम है ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। वाटर क्या करता है? वाटर इनेबल द सीड टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ नेसेसरी टू ग्रोथ। अब जो नेसेसरी प्रोसेस है ग्रोथ के लिए, उसके लिए वाटर उसको अलाउ करता है। जो आउटर कवरिंग रहती है सीड की, उसे हम लोग सीड कोट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये वाटर आउटर कवरिंग है, तो इसे हम लोग क्या कह रहे हैं? सीड कोट कह रहे हैं। वाटर जो है उसको सॉफ्ट कर देता है सीड कोट को, और इसकी वजह से जो टाइनी एम्ब्रियो है वो अब डेवलप होके प्लांट बनेगा। यानी कि जो भी ये सीड है ये क्या करता है? ये सीड कोट सॉफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो टाइनी पोर है एम्ब्रियो, ये अब ग्रो कर सकता है। ठीक बोला गया है। हाँ, तो वाटर क्या करता है? वाटर मेनली जो सीड कोट है उसको सॉफ्ट कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे इसके अंदर जो छोटा सा एम्ब्रियो है उसको डेवलप होने में, ये जो एम्ब्रियो आपको दिख रही है इसको डेवलप होने में टाइम लगता है। अगर हम एयर और सॉइल की बात करें, सीड नीड्स एयर फॉर जर्मिनेशन। सीड को क्या चाहिए? एयर चाहिए जर्मिनेशन करने के लिए, क्योंकि एयर जो है वो उनके बीच में, एयर दे यूज़ एयर अवेलेबल इन द स्पेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल। जैसे फॉर एग्जांपल ये सॉइल पार्टिकल है, तो सॉइल पार्टिकल तो ऐसे स्मूथ नहीं होते, तो इनके बीच से क्या होता है? एयर अंदर चला जाता है, और इसके पास जो सीड है, ये सीड, सपोज ये सीड है, तो ये क्या करेगा? वो इस एयर को गेन करेगा ग्रो करने के लिए। ठीक है। मोर ओवर द स्पेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल अलाउ द रूट टू ग्रो इजीली। और इसी की वजह से, क्योंकि सॉइल के बीच में जो स्पेस है उसी की वजह से जो रूट है वो ग्रो करते हैं, और फिर प्लांट जो है वो जर्मिनेट कर पाता है। लाइट और डार्क कंडीशन की अगर हम बात करें तो आपने पढ़ा होगा कि जो बीन्स है वो प्रेजेंस ऑफ लाइट जो है उसके लिए एसेंशियल नहीं है। मतलब अगर जर्मिनेशन की बात हो रही है तो एसेंशियल नहीं है, लेकिन अगर प्लांट की बात हो रही है कि वो ग्रो हो रहा है तो उसके लिए सनलाइट एसेंशियल है। यानी कि एसेंशियल का मतलब हो जाता है इम्पॉर्टेंट होना। ठीक, तो यहाँ पर बोला गया है कि जो सनलाइट है वो जब सीड जर्मिनेट हो रहा है तो उसके लिए ये एसेंशियल नहीं है। तो अगर हम जर्मिनेशन की बात करें तो कौन कौन से पॉट में जो सीड है वो जर्मिनेट होगा, तो कौन कौन से पॉट में सीड जर्मिनेट होगा वो मैं आपको बता देती हूँ। एक तो इसमें ग्रो होगा, ठीक है, क्योंकि इसको अगर डार्क में भी रखा तो भी सीड जर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि उसको तो सनलाइट चाहिए ही नहीं, और इसमें सनलाइट ग्रो, मतलब जो सीड्स हैं वो क्या होंगे? वो ग्रो करेगा। ठीक, नेक्स्ट बोला गया है इन जनरल मोस्ट सीड डू नॉट रिक्वायर सनलाइट फॉर जर्मिनेशन। यस, इन जनरल बोला गया है कि बहुत सारे ऐसे सीड्स हैं जिनको सनलाइट नहीं चाहिए जर्मिनेशन के लिए, लेकिन जर्मिनेशन के बाद उनको सनलाइट रिक्वायर्ड रहता है सीडलिंग बनाने के लिए। जैसे वो थोड़ा सा स्प्राउटिंग आउट हुआ तो फिर वो सीड जो है वो क्या करेगा? वो सीड जो है वो प्लांट बनाएगा, प्लांट के लिए उसको जो सनलाइट है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। सम सीड्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट लाइक कोएलिस पेट्यूनिया इज रिक्वायर्ड लाइट फॉर जर्मिनेशन। यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है लिस्ट द सीड रिक्वायर सनलाइट फॉर जर्मिनेशन और लाइट फॉर जर्मिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर फिर आपका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक है कि कोएलिस
पेटूनिया, ये जो है उन्हें क्या चाहिए, लाइट चाहिए जर्मिनेशन करने के लिए। कवरिंग दिस सीड विद द सॉइल इनहिबिट देयर स्प्राउटिंग, अगर हम उसको सॉइल से ढक देंगे तो वो उसको स्प्राउट नहीं होने देगा, और स्प्राउट नहीं होने देगा तो वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, मर जाएगा। कुछ ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जैसे कैलेंडुला, जीनिया, जिनको डार्क में चाहिए जर्मिनेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लीज द seed which required dark to germinate। ठीक है, तो कौन कौन सा, तो इसके लिए मैं अलग अलग से मार्क कर देती हूँ, ये इसमें शायद आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसका आंसर जो है वो यहाँ से यहाँ तक है, और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, दिस सीड शुड बी कवर विथ सफिशिएंट सॉइल, और इसको हम लोग सफिशिएंट सॉइल के साथ कवर कर सकते हैं, ताकि अगर इसको सनलाइट नहीं भी मिला तो भी अच्छे से ग्रो कर पाएगा। अगर हम चैप्टर की बात करें माइंडफुल ईटिंग अ पार्ट ऑफ हेल्दी बॉडी में, तो हमें पता है कि ह्यूमन बीइंग को क्या चाहिए, एक बैलेंस डाइट चाहिए, ताकि उनके बॉडी जो है वो अच्छी तरीके से हेल्दी और ग्रो हो सके। सिमिलरली प्लांट को भी फेवरेबल कंडीशन चाहिए रहता है और न्यूट्रिएंट्स चाहिए रहता है, ताकि उनका भी प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो। What are the other condition that you, हाँ, तो प्लांट को क्या चाहिए, प्लांट को भी फेवरेबल कंडीशन और न्यूट्रिएंट चाहिए उसके प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए। ठीक, फिर उसके बाद बोला गया है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट अदर कंडीशन डू यू थिंक वुड अफेक्ट द सीड जर्मिनेशन। अब ऐसा कौन सा कंडीशन है जिसकी वजह से सीड जो है वो अच्छी तरीके से जर्मिनेट हो पाए, तो उसके लिए अगर आप कंडीशन की बात करो तो आता है, दैट इज़ क्या बोल सकते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट, फर्टिलाइजर। ओके, नेक्स्ट इज यस, इतना आप लिखोगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। हाउ वुड यू नॉट नाउ कैटेगराइज द सीड्स इज लिविंग और नॉन लिविंग। अब आप क्या बोल सकते हो कि सीड्स लिविंग है या नॉन लिविंग है। सीड इज लिविंग, क्योंकि वो जैसे ही आप उसको एक फेवरेबल कंडीशन देते हो उसके बाद वो जर्मिनेट होना शुरू हो जाता है। तो 10.1 एक्टिविटी से व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग दैट यू प्लेस प्लांट ऑफ लिविंग बीइंग। हाँ, बोला गया है कि अब ऐसे कौन सा कैटेगरी है लिविंग बीइंग का जिसमें आप बोल सकते हो कि प्लांट भी जो है वो लिविंग बीइंग है। डू प्लांट शो ग्रोथ, क्या प्लांट ग्रोथ दिखाता है। यस, ठीक। आर देयर एनी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग ऑफ दिस प्लांट शो। अब कौन से ऐसे कैरेक्टर हैं जो लिविंग बीइंग शो करता है। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, ठीक है, ग्रोथ दिखाता है, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस करता है, फिर उसके बाद रेस्पिरेशन करता है, एक्सक्रीशन, ठीक है। नाउ लेट अस स्टडी द अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स दैट यू बीन क्लियरली प्लांट एंड ग्रोथ। अब आपको कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ है जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि जो प्लांट है वो ग्रोथ मोमेंट दिखाता है या नहीं। तो इसके लिए हमें 10.3 एक्टिविटी पढ़नी पड़ेगी, ठीक। उसके पहले ये हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट से पहले तो यहाँ तक आप मुझे बताइए कि यहाँ तक जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आया है या नहीं। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कुछ भी अगर इम्प्रूवमेंट चाहिए तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। हिंदी समझ में नहीं आ रहा है, इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा है, कोई और भाषा में बोलना है, मराठी, फिर उसके बाद मैथिली, भोजपुरी, है ना, कोई भी भाषा में अगर बोलना है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक। उसके बाद अगर मैं वीडियो की बात करूँ तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करिए, ताकि जितने भी नए वीडियो रहेंगे वो आप तक तुरंत पहुँचेंगे, वो भी फ्री में। और क्योंकि 7th 8th 9th 10th सबका सीरीज़ जो है वो चलने वाला है, ये पूरा 6 to 10 तक। उसके बाद की अगर मैं बात करूँ तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। मैंने आपको कहा था कि क्योंकि ये आज चिल्ड्रंस डे है और इसी मौके पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू ऑल ऑफ़ यू। यस, अब
ऑफ कोर्स अगर कुछ भी डाउट रहेगा, कुछ क्वेश्चंस है, तो वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कुछ सजेशन है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। चैनल को लाइक करना मत भूलना, और सॉरी, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपके पास जो भी है पेन पेंसिल इरेजर शॉर्पनर इरेजर, उसको फेंक के मारिए और सब्सक्राइब बटन को क्लिक करिए, ठीक है। इसी के साथ साथ आप भी पढ़ के अच्छे मार्क्स लाइए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ताकि आपके साथ साथ उनका भी मार्क्स अच्छा आए। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।